स्ट्रक्चर पता होगा। इसका मीनिंग क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब कि हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन के साथ शेयर करके रखा है। यस, एक कोवेलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, यस और नो? यस सर। बट इसका मीनिंग एक्चुअल में ये नहीं, इसका मीनिंग क्या होता है वो अपन अगर मैं तुमको बताऊं तो उसमें एक्चुअली होता क्या है शेयरिंग का मतलब ये वाला जो हाइड्रोजन है ये इसका इलेक्ट्रॉन है और ये इसका इलेक्ट्रॉन इस वाला हाइड्रोजन का। तो ये वाला हाइड्रोजन क्या कर रहा है अपने इलेक्ट्रॉन को तो अट्रैक्ट करने के साथ साथ इस वाले इलेक्ट्रॉन्स को भी अट्रैक्ट करता है, उसको अपन बोलते हैं शेयरिंग। उससे तुम्हारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। अगर मैं इसका एग्जैक्ट न्यूक्लियस बनाऊं, लेट्स से इसके पास एस ऑर्बिटल है, तो अगर इसके पास एस ऑर्बिटल है, ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस, इसके पास भी तुम्हारे पास एस ऑर्बिटल है, तो कभी कभी अपन केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तब तुमको ये भी पता चलेगा कि तुम एटम्स को जनरली ऐसे भी ड्रॉ करके रखते हो। और ये जो पर्टिकुलर यहाँ पे सेक्शन है इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। मैं उसको थोड़ा ढंग से बना देता हूँ क्योंकि एक मिनट। तो ये तुम्हारे पास इस हाइड्रोजन का एक एटम है, यहाँ पर ये एक और हाइड्रोजन का एटम है, एंड ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, और ये इसको जो है उसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब भी वही है, तुम इसको ऐसे ड्रॉ करो या फिर ऐसे ड्रॉ करो, सेम चीज ही है। ओवरलैपिंग का मतलब ये वाला जो हाइड्रोजन का एटम है या फिर न्यूक्लियस है अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के साथ साथ इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर रहा है। ये वाला जो न्यूक्लियस है अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के साथ साथ इस वाले इलेक्ट्रॉन्स को भी अट्रैक्ट कर रहा है। उसको अपन जनरली या तो बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर दो या फिर ओवरलैपिंग से रिप्रेजेंट कर दो। एंड जो ये डिस्टेंस होता है ये यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, ये तुम डिस्टेंस मेजर कर सकते हो एक्सरे डिफ्रैक्शन से या फिर इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन से। क्या होता है तुम सर्च कर लो, बट सिलेबस में नहीं है तो अपन उसके ऊपर उतना डेप्थ के अंदर नहीं जा रहे कि बॉन्ड लेंथ कैसे मेजर करते हैं। बट तुम इस न्यूक्लियस से इस न्यूक्लियस का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड अगर तुमने डिस्टेंस फाइंड आउट कर दिया और सेम एटम्स है, तो लेट्स से ये एटम ए है, ये भी एटम ए है, तो अगर सेम एटम से तो तुम आर ऑफ ए फाइंड आउट कर सकते हो, सॉरी आर ऑफ ए फाइंड आउट कर सकते हो। वो कितना हो जाएगा, इट्स डिस्टेंस ऑफ A2 डिवाइडेड बाई। बट सर इसमें से एरर आएगा, अगर मैं इसके डिस्टेंस का हाफ लूंगा तो मेरे को तो ये पॉइंट मिलेगा। तो मैंने डिस्टेंस कहाँ से कहाँ थे, मैंने तो ये निकाला है, बट एक्चुअल में रेडियस जो तुमने यहाँ से कैलकुलेट किया है जो कोवेलेंट रेडियस है, तो मेरे को एक चीज ये बताओ, जो एक्चुअल है और जो तुमने कैलकुलेट किया है जिसको मैं बोल रहा हूँ कोवेलेंट, कौन सा ज्यादा होगा? एक्चुअल ज्यादा होगा या कोवेलेंट ज्यादा होगा? सर एक्चुअल बड़ा होगा। एक्चुअल ज्यादा होगा। यस, एक्चुअल थोड़ा सा बड़ा होगा। बट हाँ अपन थोड़ा और कोई वे ही नहीं है क्योंकि मैं एग्जैक्ट पोजीशन पता ही नहीं, बट ये एक ऐसा वे है जहां से बॉन्ड लाइन निकाल के डिवाइड बाय 2 करोगे तुमको अप्रोक्सीमेटली या फिर इनकरेक्ट मैनर में मिल जाएगा। बट मेरे को यहाँ से एक चीज ये पता है कि जो एग्जैक्ट होना चाहिए उससे कम होगा उसका रेडियस। यस, चलो, तो ये कोवेलेंट रेडियस ध्यान रखना। एक और इनकरेक्ट मैनर है, वहां से जो तुम कैलकुलेट करते हो वो होता है मेटेलिक रेडियस। नाम से ही क्लियर है, मेटेलिक रेडियस में जनरली तुम्हारे पास जनरली किसके लिए फाइंड आउट करते हैं, मेटल्स के लिए। मेटल्स जो भी होते हैं वो जनरली आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, वहां पे ऐसा ओवरलैपिंग नहीं होता है। तो लेट्स से अगर सपोज तुम्हारे पास एक वहां पर क्या होता है, मैं यहाँ पे एक और चैप्टर लिख रहा हूँ, ये तुम पढ़ोगे सॉलिड स्टेट करके एक चैप्टर आएगा, उसमें तुम फाइंड आउट भी करोगे मेटल का रेडियस क्या होता है। अभी मैं सिर्फ चैप्टर का नाम लिख रहा हूँ, 12th में आएगा ये चैप्टर। इसमें मेटल्स में क्या होता है, जनरली मेटल्स में तुम्हारे पास ये एक एटम है ए का, तो वहां पे ओवरलैपिंग या शेयरिंग नहीं होता, वहां पे एटम्स जो होते हैं इस तरीके से टच करते हैं। तो लेट्स से ये एक ए का एटम है, ये भी एक ए का एटम है, एंड तुम इसका भी डिस्टेंस मेजर कर सकते हो, वही जो तुमको मेथड्स बताए हैं अभी। तो अगर तुम यहाँ पे इसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं अपन, ये वाला डिस्टेंस तुम यहाँ से लेके यहाँ तक फाइंड आउट कर सकते हो, ये आया डिस्टेंस ऑफ ए। तो रेडियस ऑफ ए कितना होगा, अगर मैं यहाँ पर भी रेडियस ऑफ ए लिखूंगा, इट्स डी ऑफ ए डिवाइड बाई 2।
बच्चे किसी एक का माइक ऑन है तो वो एक बार बंद कर दो। तो अगर मैं इसका हाफ लूंगा तो मेरे को क्या होगा, एग्जैक्ट सेम रेडियस मिलेगा, ये वाला पॉइंट। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ कि जो आर एक्चुअल होगा वो इक्वल होगा आर मेटालिक के, यस और नो? ठीक है, तो ये चीज तुमको ध्यान में रखना है। एक और जो है सर ये किस, यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं हो रहा? नो, यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं हो रहा, ये अपन सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे कि तुम किस तरीके से एटम्स का रीअरेंजमेंट करते हो एंड ऑल, ठीक है? ये तुम बाद में सीख जाओगे, बट अभी के लिए अपन जस्ट एक पॉइंट मेंशन कर दिया है। एक और रेडियस होता है, दैट इज द वॉन डेर वाल रेडियस। अब कुछ ऐसे एलिमेंट भी होंगे जो किसी के साथ, अच्छा देखो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रहा है। कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी होंगे जो किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करेंगे, नेचर में इंडिविजुअल एटम्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। वो कौन से एटम्स होंगे? पूरी पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसे एलिमेंट भी है जो नेचर में इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं। वो कौन से होंगे तुम्हारे पास? नोबल गैस। तो नोबल गैस का जनरली अपन क्या फाइंड आउट करते हैं? वॉन डेर वाल रेडियस फाइंड आउट करते हैं। तो उसमें क्या होगा, लेट्स से ये हीलियम का एक एटम है, ये किसी भी दूसरे वाले हीलियम एटम के साथ कांटेक्ट में नहीं होगा, किसी को भी टच वच नहीं करेगा, ना ओवरलैपिंग होगा, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेंगे। ये यहाँ पे हीलियम का एक एटम है, यहाँ पर हीलियम का एक और एटम है। तो तुम क्या कर सकते हो, बट तुम डिस्टेंस अभी भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर लेट्स से ये ए है, ये भी ए है, तुम ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये डिस्टेंस तुम यहाँ से यहाँ तक फाइंड आउट कर सकते हैं, ये डिस्टेंस ऑफ ए। तो यहाँ से रेडियस ऑफ ए फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रेडियस ऑफ ए आ जाएगा तुम्हारे पास, इट्स डिस्टेंस ऑफ ए डिवाइड बाय 2। तो अगर तुम यहाँ पे कैलकुलेट करोगे इसका रेडियस आएगा ये। तो तुम एक चीज ये बताओ, इस बार क्या होगा, जो आर एक्चुअल है और जो आर वॉन डेर वाल है, तो कौन सा ज्यादा होगा? आर वॉन डेर वाल। बच्चे चैट में मेंशन कर लोगे प्लीज? हाँ, कौन सा ज्यादा होगा? वॉन डेर वाल रेडियस ज्यादा होगा। तो यहाँ से मैं एक स्टेटमेंट लिख सकता हूँ, क्योंकि एक्चुअल में हो क्या रहा है, यहाँ पे जो एक्चुअल था उससे मैं कम फाइंड आउट कर रहा हूँ, यहाँ पे एग्जैक्ट फाइंड आउट कर रहा हूँ, यहाँ पर जो एक्चुअल उससे ज्यादा फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैं एक चीज क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि किसी का भी जो वॉन डेर वाल रेडियस होगा वो ज्यादा होगा मेटेलिक से, और मेटेलिक है वो ज्यादा होगा किससे? कोवेलेंट। ये सबको समझ में आता है? यस नो? क्या सर ऐसा कर सकते हैं, मैंने नॉन मेटल का मैंने कोवेलेंट भी फाइंड आउट कर लिया और नॉन मेटल का मैं वॉन डेर वाल भी फाइंड आउट कर सकता हूँ? हाँ, ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं। तो अगर सपोज तुमने क्लोरीन का वॉन डेर वाल फाइंड आउट किया एंड तुमने क्लोरीन का कोवेलेंट फाइंड आउट किया, तो क्लोरीन का जो वॉन डेर वाल होगा वो क्लोरीन के कोवेलेंट से ज्यादा होगा। ठीक है, तो वो तुमको ध्यान रखना है। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो अभी अपन एक एग्जांपल कर लेते हैं। सर हाँ, और ये जो रिलेशन लिखा है पर्टिकुलर एलिमेंट्स के लिए लिखा है, ऐसा नहीं है कि किसी का भी वॉन डेर वाल किसी के कोवेलेंट से ज्यादा होगा, फॉर ए पर्टिकुलर एलिमेंट। हाँ बच्चे बोल। सर आप एक बार कोवेलेंट रेडियस एक बार वापस बता सकते हैं मुझे? क्यों, क्या हो सर गया? वो ओवरलैपिंग वाला पार्ट मुझे समझा नहीं। ओवरलैपिंग का सिंपल मीनिंग क्या है, तेरे को ये समझ में आता है कि ये जो हाइड्रोजन है अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के साथ साथ इसके इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर रहा है। यस सर। उसको जनरली अपन ओवरलैपिंग से रिप्रेजेंट करते हैं, बस इतना ध्यान रखना। सर दोनों का एक कॉमन इलेक्ट्रॉन हम लेंगे। कॉमन इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, मतलब ओवरलैपिंग का मतलब, शो करने का मतलब ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इसके इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए अपन ओवरलैपिंग शेयरिंग को जो होता है वो अपन यहाँ पे ओवरलैपिंग से शो करते हैं, बस। ओके सर। ठीक है, बहुत डेप्थ के अंदर अपन पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में कैसे ओवरलैपिंग हो रहा है, वो सब कुछ है। सर ये कोवेलेंट बॉन्ड हाइड्रोकार्बन फॉर्म करते हैं ना? हाँ, हाइड्रोकार्बन फॉर्म करते हैं। कौन कौन फॉर्म करते हैं वो भी अपन देखेंगे, बट नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। अभी मैं तुमको जस्ट बता रहा हूँ इनकरेक्ट मैनर कि तुम किस तरीके से रेडियस कौन कौन सी होती है।
तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार। डन। Yes, sir. कुछ डाउट है किसी को अभी भी? ओके देन चलो अब बात करते हैं। ये तो तुम्हारे पास बेसिक जो भी उसका डेफिनेशन था रेडियस का वो हो गया। तो मैंने तुमको लास्ट टाइम ही बताया था अपन डेफिनेशन पढ़ेंगे एंड देन अपन पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन के बाद ट्रेंड कि रेडियस का एक्चुअल ट्रेंड क्या है। बट उससे पहले लेट्स से तुम्हारे पास क्लोरीन का एक एटम है तो Cl2 का एक मॉलिक्यूल है। तो Cl2 का ये एक मॉलिक्यूल है तो तुम क्लोरीन का वॉन्डरवॉल भी फाइंड आउट कर सकते हो एंड तुम क्लोरीन का एटॉमिक भी फाइंड आउट कोवेलेंट भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो तुमको एग्जाम में इसका डिस्टेंस दे के रखा है। लेट्स से ये डिस्टेंस है 1.98 आर्मस्ट्रॉन्ग और यहाँ पर Cl2 का एक और मॉलिक्यूल है और हाँ ठीक है। एंड तुमको एक तो ये डिस्टेंस दे के रखा है और एक तुमको डिस्टेंस दे के रखा है ये। तो तुम एक चीज ये बताओ अगर मैं यहाँ से फाइंड आउट करूँ रेडियस तो यहाँ से मेरे को कौन सा रेडियस मिलेगा? ये भी Cl2 मॉलिक्यूल, ये भी Cl2 मॉलिक्यूल। इसमें एक बार तुमने ये डिस्टेंस निकाला है और एक बार तुमको इन दोनों न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस पता है। तो यहाँ से तुमको कौन सा रेडियस मिलेगा, कोवेलेंट या फिर वॉन डेर वाल्स? और क्या मिलेगा यहाँ से तुमको? कोवेलेंट मिलेगा। और वो कितना हो जाएगा 1.98 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से आ जाएगा 0.99 आर्मस्ट्रॉन्ग। और यहाँ से तुमको कौन सा मिलेगा और कितना होगा एंड होगा कितना? वॉन डेर वाल्स तो मिलेगा बट होगा कितना? वैल्यू बता सकते हो तुम? ओके गुड। आर ऑफ वॉन डेर वाल्स यहाँ से मिलेगा और वॉन डेर वाल्स होगा कितना? 3.60 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा? 1.8 आर्मस्ट्रॉन्ग। इसका मतलब यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो आर जो है क्लोरीन का वो जो वॉन डेर वाल्स है वो ज्यादा होगा किससे? आर जो तुम्हारे पास क्लोरीन का है और कोवेलेंट है। तो ये सबके लिए तुम्हारे पास क्या होगा? अप्लीकेबल होगा कि वॉन डेर वाल्स का जो रेडियस है वो कोवेलेंट के रेडियस से क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ये तुमको पता होना चाहिए। तो किसी का भी तुम कोवेलेंट भी फाइंड आउट कर सकते हो, किसी का भी तुम मेटेलिक भी फाइंड आउट कर सकते हो, किसी का भी तुम वॉन डेर वाल्स भी फाइंड आउट कर सकते हो। बट जो अपन कंपैरिजन करते हैं, जो ट्रेंड्स की बात करते हैं, वो हमेशा कोवेलेंट रेडियस कंपेयर करते हैं। ठीक है। तो जो ट्रेंड्स की अगर मैं बात करूं तो अगर सपोज ठीक है तो तुम एक चीज ये बताओ अगर तुम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाओगे, हाँ उससे पहले अगर शेल नंबर बढ़ रहा है तो रेडियस क्या होगा? अगर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं तो रेडियस क्या होगा? बढ़ेगा या कम होगा? अगर शेल नंबर बढ़ रहा है तो रेडियस डेफिनेटली क्या होगा? बढ़ेगा ये। एंड अगर सपोज जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव क्या था? लास्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है, तो रेडियस क्या होगा? अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन जेड इफेक्टिव क्या था? लास्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो रेडियस क्या होगा तुम्हारे पास? डिक्रीज होगा। तुमने यार ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, तुमने यार अपने सीनियर से या तुमने बहुत जगह पे बच्चों को ये डाउट रहता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो मतलब सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शंस हैं।
बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा लॉजिकल है, हर किसी का कुछ ना कुछ रीजन है। बट लोग क्या करते हैं, मैं तुमको अभी ट्रेंड्स बताऊंगा। बट होता क्या है कि जो भी कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो किसी एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती, एक से ज्यादा फैक्टर पे डिपेंड करती है। और कभी कभी क्या होता है कि कब कौन सा फैक्टर डोमिनेट कर जाए ये अपन को पता नहीं लगता, तो वहां से एक्सेप्शन क्रिएट होते हैं। आज की क्लास में यू विल गेट टू नो के एक्सेप्शन करके कोई टर्म्स नहीं होती, तो फिर लोग एक्सेप्शन क्यों बोलते हैं? इज देयर एनी पर्टिकुलर रीजन फॉर दैट? यस, एक्सेप्शन से उनका क्या मीनिंग है वो अभी अपन सीख लेंगे। तो एक मिनट रुको। सर आप यूपीएससी वो भी पढ़ाने रहते ना कुछ, आप लास्ट लास्ट पीरियड का क्या बोल रहे हैं? आप कुछ यूपीएससी कोड भी पढ़ाने वाले थे ना? हाँ, वो यूपीएससी नहीं, आईयूपीएससी यूपीएससी, यस सर। वो पढ़ाऊंगा। वो एक बार आप रेडियस हो जाएगा उसके बाद पढ़ाऊंगा, ठीक है? सबसे पहले एक मिनट रुको। हाँ, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन का अगर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो रेडियस क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? डिक्रीज हो जाएगा। लेट्स से अपन एक चीज ये करते हैं। तो अगर सपोज अगर तुम्हारे पास कभी भी तुमको ये टर्म्स दे के रखा है, तुम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रहे हो एंड टॉप टू बॉटम जा रहे हो, तो लेफ्ट टू राइट जाओगे तो जेड नंबर ऑफ सेल्स क्या हो गए, बढ़ेंगे या कम होंगे? नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं, बढ़ते हैं या फिर कम होते हैं? नंबर ऑफ सेल्स तो सेम है, एन तो तुम्हारे पास है सेम। और जेड इफेक्टिव क्या होता है?
बढ़ता है कम होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, इट्स इंक्रीजेज, यस। और अगर सपोज यहाँ पर है, अगर नंबर ऑफ शेल्स यहाँ पे क्या होते हैं, बढ़ते हैं कम होते हैं, टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, इंक्रीजेज, यस, गुड। और जेड इफेक्टिव क्या होता है? जेड इफेक्टिव क्या होता है? ऑलमोस्ट सेम, या गुड, गुड प्रतीक। ऑलमोस्ट क्या रहता है तुम्हारे पास? सेम। एग्जैक्टली सेम होगा ऐसी बात नहीं चल रही, वो क्या होता है? ऑलमोस्ट सेम होता है। सर एग्जैक्टली सेम नहीं होगा ना, चेंज हो सकता है, यस। इसमें प्रॉब्लम होगी, वो क्या होगी वो मैं तुमको बाद में बताऊंगा, बट अभी मैं तुमको नॉर्मल ट्रेंड्स बता रहा हूँ, एक्सेप्शन पे बाद में आता है। ऑलमोस्ट सेम होता है, कभी कभी वेरी भी कर जाता है, कब वेरी करेगा उसके ऊपर भी आएंगे। तो अगर देखो शेल नंबर सेम है, शेल नंबर चेंज नहीं हो रहा तो, और जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, तो अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो रेडियस क्या होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? बच्चे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ये, जेड इफेक्टिव। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो जेड इफेक्टिव कांस्टेंट रहता है। अगर एक ही मैं ग्रुप की बात कर रहा हूँ, पीरियड में जाऊंगा तो जेड इफेक्टिव क्या चेंज होगा? लास्ट में मैंने बताया भी था, पी ब्लॉक में चेंज होता है 0.65 से, डी ब्लॉक में चेंज होता है 0.15 से, ठीक है। तो रेडियस क्या होगा? अगर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है, एंड अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है तो रेडियस क्या होगा तुम्हारे पास? तो इस वाले केस में रेडियस क्या होगा तुम्हारे पास? रेडियस डिक्रीज करेगा। और यहाँ पे जेड तो ऑलमोस्ट सेम है, तो रेडियस क्या करेगा? नंबर ऑफ सेल्स बढ़े तो जेड इफेक्टिव क्या होगा? तो अगर तुमको पूछा कि एक ग्रुप के अंदर एक पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाओगे तो रेडियस का क्या होगा, देन यू विल से रेडियस डिक्रीज करेगा, एंड टॉप टू बॉटम में रेडियस का क्या होगा? रेडियस इंक्रीज करेगा। अगर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इसकी बात करेंगे तो लिथियम का रेडियस सबसे कम, देन सोडियम का, देन पोटेशियम। उसके साथ साथ एक और चीज, थर्ड फैक्टर जो है उसका बाद में यूज होगा, बट थर्ड फैक्टर लेट्स अज्यूम कि सिग्मा ज्यादा है, सॉरी सिग्मा कम है, शील्डिंग कब हो रहा है? कम हो रहा है, तो जेड इफेक्टिव क्या होगा? अगर कभी भी शील्डिंग कम हो रहा है तो जेड इफेक्टिव क्या होगा? बच्चे तुम भूल रहे हो चीजें, सॉरी जेड इफेक्टिव क्या था? सही सही बोल रहे हो, जेड इफेक्टिव क्या था? जेड माइनस सिग्मा। अगर सिग्मा कम है तो जेड इफेक्टिव क्या होगा? जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो रेडियस क्या होगा? अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो रेडियस का क्या होगा बच्चे लोग? रेडियस दिख रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ने का मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है, एंड अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है तो रेडियस क्या होगा उसका? सर सिग्मा कब कम होता है? कोई मेरे को बता सकता है एसपीडीएफ में से सिग्मा कब कम होगा, शील्डिंग कब कम होगा? एसपीडीएफ में शील्डिंग कब कम होगा? डायना ना ना, सिग्मा की बात अभी नहीं करें, सिग्मा में ऐसे पॉइंट बता रहा है, इसका कुछ यूज नहीं है। ये हो गया, इन दोनों फैक्टर से अपन ने नॉर्मल ट्रेंड लिख लिया, सिग्मा का यूज होगा कहीं एक्सेप्शन में, ठीक है, वो उसके ऊपर अपन आएंगे। ये पॉइंट का बाद में यूज करने वाला हूँ, इसलिए मैंने अभी इसको लिख लिया। अगर सिग्मा कम होगा, सिग्मा कम होने का शील्डिंग कम। शील्डिंग कब कम होता है? जब एक स्टेटमेंट लिखवाया था, डी एंड एफ आर पुअर शील्डर्स। अगर इलेक्ट्रॉन डी एंड एफ आर द पुअर शील्डर्स, अगर डी एंड एफ पुअर शील्डर्स तो सिग्मा कम होगा, सिग्मा कम होगा तो जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो रेडियस कम होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक तो पूछ लो। सर हाँ सर जब हम पीरियड में नीचे जाते हैं तो
सर शेल एड्स होते हैं तो सर रेडियस बढ़ता है, तो सर उस हिसाब से तो जेड इफेक्टिव डिक्रीज होना चाहिए ना, ऑलमोस्ट सेम कैसे होगा? बच्चे बच्चे मैंने इसीलिए सोडियम और पोटेशियम का बताया था। तूने हाँ सोडियम और पोटेशियम का कैलकुलेट करवाया तो था ना, सेम आ तो रहा था 2.2, याद है? बट सर उस एक के बेसिस पे हम सबके लिए थोड़ी ना कंसीडर कर पाएंगे। इसीलिए मैंने ऑलमोस्ट लिखा ना, मैंने ऐसे थोड़ी बोला कि हमेशा कांस्टेंट होगा, कभी कभी नहीं होगा। ओके सर। बच्चे वो सही स्टेटमेंट तो है नहीं, बट जो तुम बोल रहा है कि सर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, तो बच्चे दोनों बढ़ रहे हैं ना। अगर तू जेड इफेक्टिव जो है तेरा क्या हो रहा है, तेरा जेड बढ़ रहा है, तो जेड बढ़ने के साथ साथ सिग्मा भी तो बढ़ रहा है, हाँ या ना? यस सर। इसलिए कभी कभी कांस्टेंट है, कभी कभी कांस्टेंट नहीं आता है। जहाँ पे कांस्टेंट नहीं है इसलिए मैंने ऑलमोस्ट सेम लिखा है, बट यहाँ पे मैंने सेम लिखा, बट यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम लिखा, क्योंकि मेरे को ये पता है अगर मैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाऊंगा किसी पीरियड में तो सेल नंबर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, बट जेड इफेक्टिव चेंज हो सकता है। स्क्रीनशॉट इज डन। यस सर। आगे बढ़े अपन। हाँ बच्चे बोल। सर फिर हम जनरल ट्रेंड किसको कंसीडर करें कि जेड इफेक्टिव रिमेंस जनरल ट्रेंड कांस्टेंट बच्चे इन लिख लिया है, ये जनरल ट्रेंड ये लिख लिया, रेडियस फ्रॉम लेफ्ट। अगर मेरे को पूछा कि रेडियस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डिक्रीजेज, यस। रेडियस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंक्रीजेज, यस। ऑलवेज इंक्रीजेज, ना। ऑलवेज डिक्रीजेज, ना। देयर आर सम एक्सेप्शंस। कौन कौन से एक्सेप्शंस है, क्या क्या फर्क पड़ेगा, वो अभी अपन पढ़ रहे हैं इस स्लाइड के बाद। ओके सर। चलो तो अब देखो एक्सेप्शन करके कोई, मैं अभी हेडिंग एक्सेप्शन ही लिखाऊंगा, बट एक्सेप्शन करके कोई टर्म्स नहीं होता है। हर किसी का किसी एक्सेप्शन का कोई ना कोई रीजन होता है, बट वो पर्टिकुलर कुछ एग्जांपल्स में ही लगता है, इसलिए लोग उसको क्या करते हैं, एक्सेप्शन के फॉर्म में याद कर लेते हैं। अब एक चीज देखो, अगर सपोज अगर मैं बात करूं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, तो सबसे ज्यादा रेडियस किसका होना चाहिए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? तो रेडियस का एक्चुअल ट्रेंड क्या आना चाहिए? लिथियम का रेडियस सबसे ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज रेडियस फ्रॉम टॉप टू बॉटम डिक्रीजेज। तो ये ट्रेंड होना चाहिए, एक्सेप्शन है, ये फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। तो सबसे कम रेडियस होना चाहिए नियॉन का, बट एक्चुअल में क्या होता है, नियॉन का रेडियस होना तो सबसे कम चाहिए, बट नियॉन का रेडियस अपने ग्रुप में, अपने पीरियड में नियॉन का रेडियस सबसे कम नहीं होके सबसे ज्यादा होता है। किसी भी नोबल गैस का उसके खुद के पीरियड में, नॉट इवन नियॉन, किसी भी नोबल गैस का अपने पीरियड में सबसे ज्यादा रेडियस होता है। इसका रीजन क्या है? बिकॉज जो नोबल गैस है उसके लिए अपन क्या फाइंड आउट करते हैं, वॉन डेर वाल रेडियस। तो एक चीज ध्यान रखना, किसी भी पीरियड में सबसे ज्यादा जो रेडियस होता है वो किसका होता है तुम्हारे पास, नियॉन का, बिकॉज नियॉन जो तुम्हारे पास है उसका वॉन डेर वाल रेडियस कंपेयर करते हैं, बाकी सभी का अपन क्या फाइंड आउट करते हैं, कोवेलेंट रेडियस। ये पॉइंट तुमको क्लियर होना चाहिए। अच्छा, तो इसका मतलब आर्गन का भी ज्यादा होगा अपने ग्रुप में, यस, सॉरी अपने पीरियड में आर्गन का सबसे ज्यादा, देन इसके बाद होगा तुम्हारे पास सोडियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन सिलिकॉन, देन फास्फोरस, देन सल्फर एंड देन फ्लोरीन। अच्छा, तो अगर सपोज मैं टॉप टू बॉटम की बात करूं तो मैं जस्ट एग्जांपल लिख रहा हूं। अगर सपोज मैंने तुमको बोला कि सर लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है एंड सीजियम है, तो इसमें से सबसे ज्यादा रेडियस किसका होगा, सीजियम का या लिथियम का? अगर मैं टॉप टू बॉटम जाऊंगा तो सबसे ज्यादा रेडियस किसका होगा तुम्हारे पास, सीजियम का। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, मैं ऐसे एग्जांपल लिख। तो अगर एग्जाम में मैंने ऐसे रैंडम कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया, एक और चीज सुनना ध्यान से, ठीक है। अगर मैंने एग्जाम में कभी पूछ लिया कि बोरॉन और सोडियम का कंपेयर करो, बोरॉन अलग ग्रुप का है, नाइट्रोजन सोडियम अलग ग्रुप का है, तो मैं अगर कभी भी ऐसे कंपेयर करने को बोलूंगा, तो अगर मैं कभी भी ऐसे कंपेयर करने के लिए बोलूंगा तो तुम क्या कर सकते हो? अगर बोरॉन है, मेरे को पता है लिथियम का बोरॉन से ज्यादा है और सोडियम का लिथियम से ज्यादा है, तो डेफिनेटली सोडियम का बोरॉन से भी ज्यादा होगा।
हाँ आयुष बोलो। So what about the radius of neon and sodium? व्हाट अबाउट द रेडियस ऑफ नियॉन एंड सोडियम? Yes, sir. नियॉन एंड सोडियम का कंपेयर करना यार ऐसे तो डिफिकल्ट होगा क्योंकि अपन को नहीं पता, नहीं कंपेयर कर पाएंगे तो ऐसे ट्रेंड्स कभी भी तुमको नहीं पूछे जाएंगे। ऐसे रैंडम ट्रेंड्स कभी नहीं पूछते, या तो जब भी ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कुछ ना कुछ हिंट डेफिनेटली गिवन होगा। अगर कुछ भी नहीं गिवन होगा ना तो मतलब क्योंकि डाइसी सिचुएशन है, क्योंकि यार सोडियम के पास शेल नंबर बढ़ रहा है और यहाँ पे जो इसकी वंडर वॉल रेडियस कैलकुलेट करें तो किसका ज्यादा होगा, कमेंट नहीं कर पाएंगे। So यानी एक्सपेरिमेंटली फाइंड करने वाली क्वेश्चन है, ये पूछे नहीं जा सकते। यस बच्चे, इवन जो अपन ट्रेंड्स लिख रहे हैं ना, अपने पास सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल डेटा था, उसके बाद में थ्योरी डेवलप किया है। जहां जहां पे ये थ्योरी लग रहा है वो तो ठीक है, जहां पे नहीं लग रहा है वहां पे लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज एंड डिफरेंट डिफरेंट एक्सेप्शंस देने स्टार्ट कर दिए। क्लियर है बच्चे? यस सर। अच्छा नोबल, बट आदित्य तू खुद सोच, अगर हीलियम है, नियॉन है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, किसका ज्यादा होगा? नीचे जा रहे थे, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, तो किसका ज्यादा होगा? यस, हीलियम का कहां से ज्यादा होगा आदित्य? नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे नीचे जाने पे तो रेडियस बढ़ेगा ना यार। सर आपने फ्रांशियम क्यों नहीं लिखा है यहाँ पे? फ्रांशियम लिखो यहाँ पे। फ्रांशियम क्यों नहीं लिखा है? बिकॉज वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन नहीं करते हैं, ये पॉइंट भी क्लियर रखना। कुछ कुछ पॉइंट है पता होनी चाहिए, बहुत छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। यस बच्चे, ओजी हर्ट्स, क्या डाउट है बोलो। अभी अपना माइक ऑन करके डाउट पूछा है, बार बार मत लिखो उसको। सर तो पीरियोडिक टेबल में ओजी का सबसे बड़ा रेडियस होता है क्या? यस बच्चे, कहाँ से बड़ा होगा ओजी का? अच्छा तो नोबल गैस, हाँ ओजी का सबसे बड़ा होगा। यस ओके। बट एक चीज ये ध्यान रखना कि रेडियो एक्टिविटी वाले पार्ट के अंदर फ्रांशियम का ये बोल रहा हूँ कि फ्रांशियम जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो स्टेबल नहीं है। अगर वो स्टेबल नहीं होगा इसका मतलब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन नहीं करूंगा मैं। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखो। सर हाँ सर मुझे वो नहीं समझा, लिथियम का नियॉन का लिथियम से ज्यादा क्यों कैसे होगा? जैसे वॉन्डर वॉल रेडियस फाइंड आउट कर रहे हैं, अभी बताया था वॉन्डर वॉल, बाकी सबका अपन कोवेलेंट कंपेयर करते हैं, नोबल गैस का वॉन्डर वॉल फाइंड आउट करते हैं। तो वॉन्डर वॉल रेडियस बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कोवेलेंट। सर लेकिन अगर किसी टेबल में मतलब जो हमें क्वेश्चन दिया अगर उसमें मेटल्स दिया तो हम मेटल्स का तो मेटालिक बॉन्ड भी रेडियस भी ना बच्चे, अगर तेरे को उन्होंने दिया है, अगर तेरे को कंपैरिजन पूछा है तो मैं इसका वॉन्डरवॉल बाकी सबका कोवेलेंट कंपैरिजन करूंगा। अगर सपोज तूने लिथियम का ही क्वेश्चन पिक किया, उसने बोला कि ऐसा क्वेश्चन, लेट से मैं एक फ्रेम करता हूँ कि मेरे को, मैंने तुमको क्वेश्चन में ये दिया कि लिथियम का जो है कोवेलेंट रेडियस जो है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेट से लिथियम का कोवेलेंट रेडियस है 0.99 आर्मस्ट्रॉन्ग और मेरा क्वेश्चन है कि लिथियम का वॉन्डरवॉल कितना होगा। और मैंने ऑप्शन ए दिया है 1.1 आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन 2 दिया है मैंने 0.8 आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन 3 दिया है मैंने 0.99 आर्मस्ट्रॉन्ग और ऑप्शन 4 दिया है मैंने 0.5 आर्मस्ट्रॉन्ग। बताओ क्या होगा? ए। एग्जाम में कभी भी क्या होता है तुम्हारे पास, एग्जाम में क्या होगा तुम्हारे पास, मेरे को एक पता है कि वॉन्डरवॉल क्या होता है, कोवेलेंट से ज्यादा होता है, वो कंपेयर करते हैं। तो उसके लिए वो चीजें ही होगी कि कोवेलेंट रेडियस फ्रॉम लेफ्ट राइट क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और नोबल गैस का अपन वॉन्डरवॉल रेडियस फाइंड आउट करेंगे। आदित्य अपन बोर्ड्स का एग्जाम नहीं दे रहे, बट वैसे वी ही होता है, वो डब्ल्यू नहीं होता। मैं तुमको यहाँ पे बोर्ड का प्रिपरेशन नहीं करवा रहा हूँ, तो स्पेलिंग देख लो, तुमको अगर जो सही लग रहा है वो लिख लो।
तुम्हारे जेई में कोई मार्क्स नहीं काटेगा स्पेलिंग पे, ये मैं गारंटी ले सकता हूँ। चलो क्लियर है ये तुम सबको? क्या स्क्रीन ब्लर दिख रहा है क्या? ओके फाइन। चलो यहाँ पे आज थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है, पता नहीं मतलब अभी तक तुम्हारी क्लास में तो कुछ सब सही चल रहा है, बट थोड़ा आई थिंक यहाँ से कुछ इशू हो रहा है। चलो ओके, तो एक एक्सेप्शन तो तुम्हारे पास ये हो गया। तो मतलब किसी भी पीरियड में सबसे ज्यादा जो रेडियस होगा वो नोबल गैस का होगा, एंड रेडियस जो होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट और सेकंड जो एक्सेप्शन है इसको थोड़ा सब लोग ध्यान से देखना, ठीक है? अगर मैं बात करूं बोरॉन एंड एल्यूमिनियम में, बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, और उसके बाद है गैलियम, इसका एटॉमिक नंबर है 23। यहाँ पे 8 एलिमेंट आ रहे हैं, यहाँ पर कितने एलिमेंट आ रहे हैं? जब मैं एल्यूमिनियम में यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, बच्चे लोग एक चीज यहाँ पे सुनना, अगर मैं बोरॉन से एल्यूमिनियम जा रहा हूँ तो नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहा है? नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो रेडियस क्या होगा? एंड जेड इफेक्टिव क्या है तुम्हारे पास? ऑलमोस्ट सेम। देखो अगर एन तुम्हारे पास बढ़ रहा है और जेड इफेक्टिव ऑलमोस्ट सेम है, इसका मतलब डोमिनेटिंग फैक्टर कौन है? नंबर ऑफ शेल्स। तो अगर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो रेडियस, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो रेडियस क्या होगा? रेडियस बढ़ेगा। तो अगर मैं बोरॉन और एल्यूमिनियम का कंपेयर करूं तो एल्यूमिनियम का रेडियस ज्यादा होगा। अच्छा ठीक है। प्रॉब्लम क्या है? देखो यहाँ पे 80 एलिमेंट्स थे, बट यहाँ पर एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं? 18 एलिमेंट्स आ रहे हैं। एंड अगर तुमको पता हो गैलियम से जस्ट पहले तुमने 10 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप किए हैं 3D में, यस और नो? गैलियम, जब तुम बोरॉन से एल्यूमिनियम जा रहे हो तब कुछ भी नहीं हुआ, बट जैसे तुम एल्यूमिनियम से गैलियम जा रहे हो तो यहाँ पे एक 3D वाला सीरीज आएगा। तुमने लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ फिलअप किए? 3D में। एंड अगर तुमने लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में फिलअप किए हैं तो तुमको एक चीज ये पता है, डी एंड एफ आर द पुअर शील्ड। डी एंड एफ आर पुअर शील्ड, एंड डी एंड एफ आर द पुअर शील्डर्स, तो सिग्मा क्या होगा? कम होगा। जेड इफेक्टिव क्या होगा बताओ? बोलो। सिग्मा कम होगा, जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा? जेड इफेक्टिव तो तुम्हारे पास बढ़ जाएगा। बच्चों लोग यहाँ पे पता है क्या हो रहा है? एल्यूमिनियम से गैलियम के अंदर, एल्यूमिनियम से गैलियम में एन तो बढ़ रहा है एंड जेड इफेक्टिव भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यहाँ से यहाँ तक जेड इफेक्टिव को डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं था, इसीलिए शेल बढ़ेंगे तो रेडियस बढ़ेगा। अब तुम बताओ, अगर मैं तुमको पूछूं कि शेल नंबर बढ़ रहा है तो रेडियस, अगर शेल नंबर बढ़ रहा है तो रेडियस इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। तो शेल नंबर तो बोल रहा है कि रेडियस बढ़ना चाहिए, एंड अगर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो रेडियस क्या होना चाहिए? जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो रेडियस तो कम होना चाहिए। सर ये बोल रहा है कि रेडियस बढ़ना चाहिए और ये बोल रहा है कि रेडियस कम होना चाहिए, तो अपन को दोनों के बारे में कोई आइडिया नहीं है, ठीक है? इसका मतलब अब अपन को देखना पड़ेगा कि डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा है। बच्चे एक्सेप्शंस यहीं से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर एन डोमिनेटिंग नहीं होके, यहाँ पर बाकी सब में क्या है? एन डोमिनेटिंग है, बट यहाँ पर क्या है? जेड इफेक्टिव डोमिनेटिंग है।
सर आपको कैसे पता? मैंने तुमको पहले ही बताया कि सारा जो थ्योरी अपन डेवलप कर रहे हैं ये एक्सपेरिमेंटल डेटा के बाद कर रहे हैं। तो हुआ क्या, लोगों ने पहले थ्योरी बनाया एंड बोला कि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो रेडियस बढ़ेगा। तो गैलियम का रेडियस होना तो ज्यादा चाहिए थ्योरी से एल्यूमिनियम से, बट दे ऑब्जर्व दैट कि यार नहीं, एल्यूमिनियम का रेडियस ज्यादा आ रहा। देन फिर वो क्या हो गया, फिर उन्होंने अज्यूम किया कि माइट भी यहाँ पर सेल नंबर डोमिनेटिंग नहीं हो गया, यहाँ पे कौन डोमिनेटिंग है, जेड इफेक्टिव। एक्सेप्शन इनऑर्गेनिक में इसी कारण आते हैं। अगर 2-3 फैक्टर है, एक फैक्टर बोल रहा है ये होना चाहिए, दूसरा फैक्टर बोल रहा है ये होना चाहिए, तो अपन एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे कमेंट करते हैं कि एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे होता क्या है तुम्हारे पास, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे रेडियस कम होता है, तो अब इसका मतलब अपन ने क्या कमेंट कर दिया कि जेड इफेक्टिव डोमिनेट कर रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब सर आगे की सीरीज में भी ऐसा होगा? नहीं, आगे की सीरीज में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर थ्योरी को याद नहीं रख के दे विल से कि इसको एक्सेप्शन की तरह याद कर लेते हैं। तो अगर एग्जाम में कभी भी तुम्हारे पास क्वेश्चन आए तो एक्चुअल में ये है, आर ऑफ एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू आर ऑफ गैलियम। अगर एग्जाम में तुमको बोला कि एल्यूमिनियम का रेडियस गैलियम से ज्यादा है, यस। एल्यूमिनियम का और गैलियम का रेडियस अप्रोक्सीमेटली सेम है, यस। क्या गैलियम का रेडियस ज्यादा है एल्यूमिनियम से? Z इफेक्टिव कांस्टेंट, सेल नंबर इज द डोमिनेटिंग फैक्टर। अगर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो रेडियस बढ़ेगा। एल्यूमिनियम से गैलियम गए तो प्रॉब्लम, बोरॉन से एल्यूमिनियम जाते टाइम कोई भी डी वाली सीरीज नहीं आ रही, और जैसे ही तुम एल्यूमिनियम से गैलियम जाओगे तो क्या होगा? हाँ हर्ष बोलो, क्या हुआ? सर तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा डोमिनेटिंग फैक्टर है? बता रहा हूँ, अगर एल्यूमिनियम से गैलियम जाएंगे तो एल्यूमिनियम से गैलियम वाले में होगा क्या, तुमने 10 इलेक्ट्रॉन सिलेक्ट किए डी में, डी एंड एफ आर द पुअर शील्डर, सिग्मा कम होगा, सिग्मा कम होगा तो जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम से गैलियम में नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, जो बोल रहा है रेडियस बढ़ना चाहिए, एंड जेड इफेक्टिव भी बढ़ रहा है, ऑलमोस्ट सेम नहीं है, तो ये बोल रहा है कि रेडियस कम होना चाहिए। तो मैं तुमको बोल रहा हूँ कि जो जेड इफेक्टिव है वो यहाँ पे डोमिनेटिंग फैक्टर है, इसका मतलब रेडियस क्या होगा, कम होगा। एल्यूमिनियम का रेडियस या तो गैलियम के रेडियस से ज्यादा होगा, या फिर इक्वल होगा, या फिर उससे कम होगा। सर हमको कैसे पता चलेगा? ये तपन को याद रखना है, कब कौन सा डोमिनेट करेगा ये एक्सपेरिमेंटली डेटा के बेसिस पे अपन को पता चला है। एंड अपन आज के बाद याद रखेंगे जब भी एल्यूमिनियम और गैलियम का कंपैरिजन करेंगे तो डोमिनेटिंग फैक्टर जेड इफेक्टिव है, नंबर ऑफ सेल्स नहीं। ठीक है हर्ष? यस सर। सर कोई भी रैंडम एलिमेंट के लिए क्या होगा? इसीलिए बच्चे रैंडम वो चीजें आएगी ही नहीं, कुछ ना कुछ वहां पे डेफिनेटली लॉजिक्स लगने वाले हैं। अच्छा, इसका मतलब सर आप ये बोल रहे हो कि अगर कार्बन है, सिलिकॉन है एंड जर्मेनियम है, तो मतलब कार्बन सिलिकॉन का रेडियस कार्बन से ज्यादा बट जर्मेनियम सिलिकॉन का इक्वल, मैंने ऐसा कहीं पे बोला है क्या? नो सर। नो। इसका मतलब सर क्या होगा, नॉर्मल ट्रेंड होगा इसका? हाँ, जिसका भी मैंने तुमको नहीं लिखवाया वो नॉर्मल ट्रेंड होगा, जर्मेनियम का रेडियस ही ज्यादा होगा, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर फैक्टर है वो यहाँ तक ही अप्लीकेबल, उसके आगे वाली सीरीज में अप्लीकेबल नहीं है। तो ये एक्चुअल में उसका एक्सप्लेनेशन है जो कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है। ठीक है, उन्होंने बोला है कि रेडियस एल्यूमिनियम का ज्यादा होता है गैलियम से, ठीक है, ये स्टेटमेंट लिखा है डी एंड एफ आर द पुअर शील्डर, बट वो मैं तुमको बता रहा हूँ कि डोमिनेटिंग वो है, वो अपन को एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे पता है। तो लोग क्या करते हैं कि अभी जैसे कोई ये पर्टिकुलर थ्योरी है, अगर वो 15-20 एग्जाम्पल्स में लग रहा है तो उस थ्योरी को याद कर लेते हैं। अगर ये पर्टिकुलर थ्योरी कहीं एक ही जगह पे लग रहा है तो लोग उसको क्या नाम दे देते हैं, वो बोल देते हैं ये एक्सेप्शन है, इसको ऐसे ही याद कर लो। बाकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता, हर किसी का कुछ ना कुछ लॉजिक है, बट वो लॉजिक जो होते हैं पर्टिकुलर 2 या 3 एग्जाम्पल्स में ही लगते हैं, तो लोग पूरा थ्योरी याद नहीं करके उसको एज ए एक्सेप्शन याद कर लेते हैं। फंडा क्लियर हो एक्सेप्शन का क्या है? सर तो ये गैलियम और एल्यूमिनियम वाले में एप्लीकेबल है क्या ये एक्सेप्शन? बस इसी में ही एप्लीकेबल है बस। सर सर फिर ये गैलियम वाले ग्रुप को छोड़ के बाकी सब ग्रुप में जेड इफेक्टिव ऑलमोस्ट सेम रहेगा ना डाउन द ग्रुप? हाँ, डाउन द ग्रुप वही सेम चीज है बच्चे,
डाउन द ग्रुप एल्यूमिनियम इंडियम का ज्यादा होगा, फिर गैलियम का ज्यादा होगा, बाकी सारे नॉर्मल ट्रेंड्स हैं, एक्सेप्शन सिर्फ यही है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्या बोला बच्चे? होता क्यों सर ऐसा, उसका ज्यादा क्यों है? बताया तो सही, ये पूरी रामायण गाया तो है मैंने पूरा। सर वो जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है, वो समझा। जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो रेडियस क्या होगा? सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। एक मिनट बच्चे, हाँ स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या अभी? अभी दिखा सर। हाँ ठीक है। हाँ जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो रेडियस क्या होगा? कम होगा सर। हाँ, और डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा है? जेड इफेक्टिव है। यस सर। तो जनरली टॉप टू बॉटम में जेड कांस्टेंट रहता है, वो डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं रहता, बट एल्यूमिनियम गैलियम के केस में जेड इफेक्टिव डोमिनेटिंग फैक्टर हो जाएगा, तो रेडियस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। डन, आगे बढ़े। हाँ सर हमें कभी भी जेड इफेक्टिव की अगर एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी होगी तो हमें उसे पूरा फाइंड करके लिखना पड़ना होगा ना। हाँ, बट जनरली वो नहीं पूछेंगे तुमको, कोई भी जेड इफेक्टिव का नहीं पूछेगा तो बट फिर भी मैंने तुमको ऐसे, ताकि तुम रिलेट कर पाओ, इसलिए मैंने वो चीज लिखी। ओके सर। सर हाँ सर डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए तो हमेशा जेड इफेक्टिव बड़ा ही होगा, तो उसका रेडियस कम ही होगा ना हमेशा। हाँ, देखते हैं ना, अभी और आएंगे, अभी एक्सेप्शन खत्म थोड़ी है, आजा रुकते हैं अपन। ओके सर। इसको हटा दे, स्क्रीनशॉट ले लिया तो। यस सर। ओके, इसी सेम फंडे पे एक और थ्योरी भी है, वो थ्योरी भी साथ में ही कर लेते हैं। जो अभी हर्ट्स ने बोला कि सर ऐसा डी और एफ में तो हमेशा ही होगा सर, यस होगा। क्या थ्योरी है वो देख लेते हैं। तो लेट से तुम्हारे पास है स्कैंडियम और टाइटेनियम, इसका 21, इसका 22। अगर मैं बात करूं यट्रियम, इसका 39, जिरकोनियम इसका 40, देन है तुम्हारे पास लेंथेनाइट, इसका 57, एंड इसका हाफनियम, इसका 72। तो ये तुम्हारे पास 3D ब्लॉक एलिमेंट कहाँ तक है? जिंक तक है। ये तुम्हारे पास कहाँ तक है? कैडमियम तक है। एंड ये तुम्हारे पास कहाँ तक है? Hg तक है। दिस इज द 3D ब्लॉक एलिमेंट, दिस इज द 4D ब्लॉक एलिमेंट, एंड दिस इज द 5D ब्लॉक एलिमेंट। अब तुम मेरे को लॉजिकली खींच के बताओ, अगर मैं स्कैंडियम, यट्रियम और लेंथेनाइड की बात करूं देन क्या होगा? तुम टॉप ग्रुप में जा रहे हो, ग्रुप में रेडियस क्या होगा? ये होना चाहिए, मतलब मैं सिंपल वर्ड्स में क्या बोल सकता हूँ कि 3D का रेडियस सबसे कम होगा, उससे ज्यादा 4D का होगा, उससे ज्यादा 5D का होगा। ये एक्चुअल ट्रेंड होना चाहिए। तो ये ट्रेंड तो सही है। तो बच्चे प्रॉब्लम यहाँ पर है, 39 40 ठीक है, 21 22 ठीक है। ये यहाँ पर तुमने 14 इलेक्ट्रॉन 58 टू लेके 71 तक 14 इलेक्ट्रॉन आर इन 4f and 4f are 3D and 4f, f and f, d and f are पुअर शील्डर्स। poor shielders। तो शील्डिंग पूरा होगा तो सिग्मा कम होगा, जेड इफेक्टिव क्या होगा? जेड इफेक्टिव क्या होगा? बढ़ेगा। एंड अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो रेडियस क्या होगा? कम होगा। तो बच्चे लोग प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, यहाँ पर नॉर्मल ट्रेंड आए, स्कैंडियम का कम, फिर यट्रियम का, फिर लेंथेनाइड का। और जैसे ही तुम आगे जाओगे, हाफनियम पे जाने से पहले तुमने 14 इलेक्ट्रॉन फिलअप किए एफ में। एफ आर द पुअर शील्डर्स, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव डोमिनेटिंग हो जाएगा वहां पे, तो रेडियस क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? कम। तो 5D का रेडियस ज्यादा नहीं आके तो ट्रेंड आता है सबसे कम रेडियस होता है 3D का, उससे ज्यादा होता है 5D का, एंड 5D एंड 4D का या तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल
या तो 4D का रेडियस ज्यादा होगा या फिर इक्वल होगा, बट 5D का ज्यादा नहीं होगा। इसके बाद सारा ट्रेंड यही फॉलो होगा। इससे पहले क्या हो रहा है, लेंथेनाइड, इसको अपन पर्टिकुलर थ्योरी को बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। सर यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे तुमने यहाँ तक एफ इलेक्ट्रॉन्स फिलअप ही नहीं किए थे। एफ इलेक्ट्रॉन्स तुम बाद में फिलअप कर रहे हो। मैं पूरा थ्योरी फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अगर मैं 3D 4D 5D एलिमेंट्स की बात करूँ तो 5D का रेडियस ज्यादा होगा देन कंपेयर टू 4D देन कंपेयर टू 3D। तो लेंथेनाइड, यट्रियम, स्कैंडियम का रेडियस का ये ऑर्डर आएगा। बट जैसे ही तुम यट्रियम से जिरकोनियम जा रहे हो और यहाँ पे जब लेंथेनाइड से हाफनियम जा रहे हो, तो लेंथेनाइड से हाफनियम जाते टाइम तुमने 14 इलेक्ट्रॉन फिलअप किए हैं 4f में, एंड 4f आर द पुअर शील्डर्स। शील्डिंग कम होगा, सिग्मा कम होगा, जो तुम्हारे पास ये जिरकोनियम का रेडियस या तो हाफनियम के इक्वल होगा या फिर ज्यादा होगा, वही सेम कैडमियम तक। तो ये पूरा सीरीज, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारा सीरीज जो है यही ट्रेंड फॉलो करेगा। हाँ, अब तुमको जो डाउट है वो पूछ लो। सर प्लीज वो बताएंगे 5D का रेडियस कैसे ज्यादा होगा, नहीं समझा। देखो ये समझ में आया, एल्यूमिनियम और गैलियम में से एल्यूमिनियम का ज्यादा कैसे है? हाँ यस सर, कैसे? क्योंकि सर उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो रेडियस कम होना चाहिए, लेकिन उसका जब डाउन द ग्रुप पीरियड जाएंगे तो रेडियस भी इंक्रीज होता है, इसलिए हम जेड इफेक्टिव को डोमिनेटिंग फैक्टर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तूने लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ फिलअप किया, एफ में, हाफनियम पे जा रहा है तब, उससे पहले 14 इलेक्ट्रॉन देख, 58 से लेके 71 तक। यस सर। अगर तूने इलेक्ट्रॉन एफ में फिलअप किया तो एफ आर द पुअर शील्डर, यस। सिग्मा कम होगा, यस सर। जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, सिग्मा कम होगा, जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा। वही सेम चीज यहाँ पर भी लिखी है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो रेडियस क्या होगा, कम होगा। तो 5D का रेडियस ज्यादा नहीं होकर यहाँ पर भी जेड इफेक्टिव डोमिनेटिंग फैक्टर है। तो अगर जेड इफेक्टिव डोमिनेटिंग फैक्टर होगा तो रेडियस क्या होगा, 5D का या तो 4D से कम होगा या फिर इक्वल होगा। ओके सर, थैंक यू। और किसी को डाउट है कुछ पूछ लो। सेम रीजन जो एल्यूमिनियम का है, एल्यूमिनियम का ज्यादा है गैलियम से, वही सेम रीजन यहाँ पर भी। हाँ बच्चे, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन जो ये वाला फंडा है, ये एफ में इलेक्ट्रॉन फिलअप करने के बाद अप्लाई होगा ना। एफ वाले इलेक्ट्रॉन तुम यहाँ से फिलअप कर रहे हो, इससे पहले तो नॉर्मल ट्रेंड ही आएगा। ठीक है। सर मर्क्यूरी के बाद नहीं होगा ना ये? नहीं बच्चे, मर्क्यूरी के बाद नहीं होगा। सर लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन नोट्स में लिखा हुआ है ना?
सर कहाँ गए? सर का इंटरनेट चाहिए। सर का इंटरनेट कनेक्शन
सर ज्वाइन इन करने वाले क्या? He told to wait for 10 minutes.